अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम नॉट इन रेम। ये एक और मैगज़िम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पर्सोनम का क्या मतलब होता है? पर्सोनम मीन्स पर्सन एंड रेम मीन्स पब्लिक एट लार्ज, यानी प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। रैम का वैसे जनरल हम जो मीनिंग लेते हैं वो है पब्लिक एट लार्ज, और पर्सोनम का तो हम सबको पता है कि पर्सन मीनिंग होता है। तो इधर हम देखेंगे दो चीज़ें, एक तो नंबर 1 जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स की, और दूसरा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, यानी कॉमन लॉ कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन होती थी और वो किस तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ अपनी जजमेंट करवाते थे, और इक्विटी की जुरिस्डिक्शन क्या थी और इक्विटी एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट किस तरह करवाती थी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं वो जो थे वो रेमेडी देते थे, एंड उन रेमेडी एंटरटेन ओनली व्हेन प्रॉपर्टी लाई विद इन द जुरिस्डिक्शन। मतलब ये उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते थे, उसमें दो पार्टीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जब वो एक मैटर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई डिस्प्यूट है, वो कहते थे तब आपकी जुरिस्डिक्शन इधर बनेगी जब वो प्रॉपर्टी कोर्ट की लिमिट्स में है। कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट्स डिफाइन होती थी, उन लिमिट्स के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से पार्टीज कोर्ट तक आई हैं, अगर वो प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट है और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी मौजूद है, तो फिर क्या थी, फिर कोर्ट उसका केस लेती थी कॉमन लॉ कोर्ट्स। और फिर कॉमन लॉ कोर्ट्स ये तो था उनकी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रॉपर्टी को देखते थे कि प्रॉपर्टी आया उनकी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी जो उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स में है, उनके टेरिटोरियल एरिया में है, तब वो केस लेते थे, नहीं तो वो केस नहीं लेते थे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। अब वो किस तरह से करते थे कि जिस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो पहले कोर्ट क्या है ऑर्डर देता था और उस कोर्ट वो प्रॉपर्टी को अटैच करवा लेते थे, यानी कोर्ट अपना कब्जे में प्रॉपर्टी ले लेता था और फिर अपने कब्जे में प्रॉपर्टी लेने के बाद जब फैसला डिसीजन दे देता था किसी एक पार्टी के हक में, तब उसे वो प्रॉपर्टी कोर्ट खुद लेकर देता था। ठीक है। तो इक्विटी में ऐसी बात नहीं थी, इक्विटी में इससे डिफरेंट कंसेप्ट आया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉमन लॉ कोर्ट्स का बता रही हूँ कि कॉमन लॉ कोर्ट्स में क्या होता था, वो प्रॉपर्टी की देखते थे कि उनकी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, और ख़ुद पोजेसन हासिल करके देते थे, यानी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करता था कोर्ट। पहले खुद कब्जे में लेगा, फिर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसका हक बनता है उसको वो प्रॉपर्टी खुद कॉमन लॉ कोर्ट दिलवाएगा। ठीक है, खुद देगा if it lies in the territory of common law courts। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट आपको पता चल गया कि ये डिफरेंट था इक्विटी से। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर शुड लाई विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। अगर पार्टीज जा रही हैं कोई डिस्प्यूट लेके प्रॉपर्टी से, तो वो प्रॉपर्टी को कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर अंदर होना चाहिए, तब ही जुरिस्डिक्शन कॉमन लॉ कोर्ट्स अज्यूम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम कहें अगर आपको कोई अब केस फाइल करना है और कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं, तो वो कहेंगे इस्लामाबाद में आप रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इस्लामाबाद में होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद के कोर्ट्स में आप गए हैं और इस्लामाबाद के में वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। इट मीन्स आई वांट टू से यू दैट नाउ इफ़ यू वांट टू फाइल केस इन द कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द इस्लामाबाद टेरिटरी। ठीक है। कॉमन लॉ कोर्ट्स आपको ये कहेंगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दी है, अब तो ऐसा नहीं है खैर, लेकिन कॉमन लॉ कोर्ट्स का जो व्यू था वो आपको दिया है, उसके लिए आपको मैंने ये एग्जांपल दी है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं इक्विटी को। इक्विटी का क्या था, इक्विटी ने जब इक्विटी आई तो उसने ये स्कोप जो था वाइडन कर दिया। इक्विटी ने कहा नहीं जी, प्रॉपर्टी कहीं भी लाई कर सकती है, हम तो पर्सन की जुरिस्डिक्शन को देखेंगे। अब पर्सन की जुरिस्डिक्शन क्या है कि जो पार्टीज़ हैं जिनका डिस्प्यूट है कि वो पार्टीज़ कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं कि नहीं है, यानी वो पर्सन्स
पर्सन्स विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट हैं या नहीं है। इसको कहते हैं हम पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी पर्सन प्रेजेंट है विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। या फिर अगर नहीं भी प्रेजेंट टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट में, तो यह होना चाहिए कम से कम कि कोर्ट्स उसको क्या कर सकती हैं, समन कर सकती हैं, वारंट कर सकती हैं, अरेस्ट कर सकती हैं, डिटेंशन कर सकती हैं, यानी ये कोर्ट्स कर सकती हैं। इतना दूर नहीं है कि विद इन, बेशक टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको समन कर सकती है, वारंट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, या फिर डिटेंशन कर सकती है। तब भी कोर्ट्स क्या करेंगी, इक्विटी कोर्ट्स वो आपका केस ले लेंगी। वो ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टी आपकी है यहाँ के नहीं। बेशक आप जाके यूके में कर देते हैं केस, तो इक्विटी कोर्ट्स ये नहीं आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी मतलब है इधर है या नहीं है। वो ये कहेंगे कि आया जो पार्टीज़ हैं उनको समन, अरेस्ट या डिटेन वगैरह किया जा सकता है, क्या वो मतलब हैं उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स में हैं या कहीं आसपास हैं, यानी ये पॉसिबल होना चाहिए कि उनको समन, अरेस्ट और डिटेन किया जा सके। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी बेशक आपकी, आपने यूके में केस किया है, प्रॉपर्टी बेशक आपकी यूएस में पड़ी है, तब भी वो आपका क्या करेंगे, केस ले लेंगे। इस तरह से हम कहते हैं कि जब इक्विटी का कंसेप्ट आया तो उसने वाइडन किया स्कोप को। ठीक है, इन्होंने इक्विटी ने डिफरेंट वे अडॉप्ट की। इक्विटी ने पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन को अडॉप्ट किया। इक्विटी कोर्ट मेन फोकस था पर्सन्स पर, ठीक है ना। अब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था इक्विटी कोर्ट्स का, इक्विटी कोर्ट्स पर्सन को कहती थी, ऑर्डर देती थी कि वो क्या करे, गुड कॉन्शियंस में एक्ट करे, पर्सन को प्रॉपर्टी अमाउंट दिलवाई जाए जो उस ज्यूरिसडिक्शन में हो। ठीक है, मतलब वो पर्सन को ऑर्डर दे देते थे कि आप जो है जिसका हक बन रहा है उसको प्रॉपर्टी दें, ओबे करें, नहीं तो आपको क्या होगा, फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी। तो पर्सन शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ चांसरी कोर्ट, ये मैंने आपको बताया। बाकी है तो कॉमन लॉ कोर्ट्स का मेन फोकस क्या था, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट मैटर जो है वो विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स होना चाहिए, जबकि इक्विटी कोर्ट्स का जो फोकस था वो पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन था। फिर आपको पता है कि पहले जो है इक्विटी कोर्ट्स और कॉमन लॉ कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट चल रही थी, लेकिन आफ्टर द जुडिकेचर एक्ट 1875 ये दोनों मिल गई आपस में और अब हमारे पास एक ही स्ट्रीम लाइन है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि विद इन वन स्ट्रीम लाइन वी आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स। कभी हम इक्विटी फॉलो कर रहे हैं, कभी हम कॉमन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अभी ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे कि 1875 जुडिकेचर एक्ट से पहले होता था, इक्विटी वाज सेपरेट देन कॉमन लॉ। ओके, आफ्टर जुडिकेचर एक्ट 1875 दे बोथ एमलगमेटेड। ओके, ये आपने याद रखना है। फर्दर जो है मैं इसमें आपको इस मैगज़ीन में आपको ये डिस्कस करूँगी कि टू एक्ट इन पर्सोनम मीन्स इट एक्ट्स अपॉन अ पर्सन्स कॉन्शियंस। ठीक है, एक्ट इन पर्सोनम, ये जो मैंने लिखा एक्ट, ये जो इसमें लिखा हुआ है मैगज़ीन में, एक्ट्स इन पर्सोनम, इसका मतलब क्या है, इट एक्ट्स अपॉन पर्सन्स कॉन्शियंस। पर्सन की कॉन्शियंस पर मतलब है ये एक्ट करती है कि पर्सन को हुक्म देता है कोर्ट कि वो क्या करे, उसके ऑर्डर को फॉलो करे। जो भी प्रॉपर्टी है पर्सन को कहा जाता है कि तुम दूसरे को दो जिसका हक बनता है। ठीक है, दिस इज एज अपोज टू एक्टिंग इन रेम। ये जो है एक्ट्स इन पर्सोनम अपोज करता है एक्ट इन रेम को। ठीक है, इन रेम विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन लॉ वेयर इट एक्ट्स अपॉन द प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू द सूट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से एक्ट करता है रेम, कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन प्रॉपर्टी को देखता है, ना कि पर्सन की। फिर एजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय द कोर्ट ऑफ इक्विटी। कोर्ट ऑफ इक्विटी की एजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताई है कि इट फोकस्ड ऑन द पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज द पर्सन अगेंस्ट होम द डिस्प्यूट लाइड मस्ट बी विद इन द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन और द कोर्ट वाज एबल टू हैड हिज अपीयरेंस बिफोर इट। ठीक है, यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि उसको अरेस्ट कर सके, डिटेन कर सके, यानी कोर्ट उसकी अपीयरेंस को पॉसिबल कर सके अपने सामने। ठीक है, उसको मुमकिन कर सके। ऐसा ना हो कि कोर्ट मतलब है वो पर्सन इतना दूर हो कि कोर्ट उसको वहाँ से
बुला ना सके, ठीक है ना। कोर्ट शुड बी मतलब है एबल टू हैड हिज अपीयरेंस बिफोर इट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एंड बी रिजाइडेड इन लंडन यूके, they had a dispute as to the property in USA। अब ए और बी जो हैं वो यूके में हैं, लंदन में, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो यूएसए में है। द कोर्ट कुड अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन डिस्पाइट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी वाज इन यूएसए। इट इज़ बिकॉज द डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर है बाय कॉमन लॉ, where common law considered only where subject matter the property situate, the court had jurisdiction. It focused on territorial jurisdiction, that is, property must within the court's territorial limits to entertain any remedy. For instance, property in dispute lies in UK, the court of UK got jurisdiction। ठीक हो गया कि कॉमन लॉ कोर्ट्स क्या करेंगी, प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन अज्यूम करेंगे कि वेदर वो आया वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है उसको उस पर फोकस करते हैं कि प्रॉपर्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसकी लिमिट्स में मौजूद है या नहीं है। इसलिए अगर आप कोर्ट्स कॉमन लॉ कोर्ट्स के अंडर अगर केस फाइल कर रहे हैं यूके में, तो यूके के कोर्ट्स क्या कहेंगे कि प्रॉपर्टी यूके में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स लाइज इन यूके, द कोर्ट ऑफ यूके गॉट ज्यूरिसडिक्शन अंडर कॉमन लॉ। फिर है अर्ली चांसलर्स जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी परटेनिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। कॉमन लॉ कोर्ट्स जो थी ना, उनका जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी था परटेनिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट वो डायरेक्ट था, यानी कोर्ट्स खुद प्रॉपर्टी को कब्जे में लेती थी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करवाती थी और फिर वो आगे फर्दर जिस बंदे का हक बनता था उसको वो प्रॉपर्टी देती थी, यानी इसको डायरेक्ट कहा गया मॉडस ऑफ ऑपरेंडी परटेनिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। और इक्विटी का जो था इनडायरेक्ट था, यानी पर्सनल कमांड दी जाती थी, कोर्ट खुद कब्जे में नहीं लेती थी बल्कि पर्सन को कमांड करती थी कि तुम कोर्ट का ऑर्डर ओबे करो और जिसका हक है उसको वो प्रॉपर्टी दो। The early chancellors, in order to avoid collision with common law, adopted this principle that they would entertain those petitions and execute those petitions in personam upon defendants. Decree of courts was carried out through indirect manner. Personal command acted in personam. For example, enforced decree through order of personal command nature, seeking a defendant to enforce rights of the plaintiff. If he had not obeyed the command, he would be fined and imprisoned। यानी वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर बंदा ओबे नहीं करेगा कोर्ट के ऑर्डर को, कोर्ट ने कोई कमांड दी है, कोई डिक्री दी है, उसको एनफोर्स करवाया जाएगा थ्रू पर्सनल कमांड, थ्रू द ऑर्डर ऑफ पर्सनल कमांड नेचर, सीकिंग डिफेंडेंट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि वो प्लेंटिफ के राइट्स को एनफोर्स करवाए, यानी यहाँ पे पर्सन को कहा जा रहा है, कोर्ट खुद नहीं ले रही, पर्सन को कह रही है। लेकिन अगर वो क्या है कि इफ़ ही हैड नॉट ओबेड द कमांड ही वुड बी फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, सिंपल। बट इक्विटी एक्टेड इन रैम, अब हमने क्या कहा, इक्विटी एक्टेड इन रैम इनडायरेक्टली थ्रू इंजंक्शन और अटैचमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इक्विटी ने क्या किया, इनडायरेक्टली एक्ट किया, जबकि कॉमन लॉ कोर्ट्स में क्या था, डायरेक्ट कोर्ट्स लेके देती थी। अब देख लेते हैं कि इस मैगज़िम की ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगज़िम क्या है। नंबर 1, पहला जो ग्राउंड है जो ज़रूरी है, तब ही ये वो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जिसका होना लाजमी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगज़िम। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम नॉट इन रैम। Number 1, the defendant must be within the jurisdiction or he is capable of being served with the process, summons, warrants of arrest outside the jurisdiction। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि person he is capable of being served with the process, summons, warrants और arrest, यानी वो उसको सर्व किया जा सके, समन, वारंट और अरेस्ट, या फिर उसको डिटेन या अरेस्ट किया जा सके, ये पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है ना, उसको विद इन द ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, या फिर अगर वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो उसको क्या है, समन, अरेस्ट और डिटेन करना पॉसिबल होना चाहिए। नंबर 2,
देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विटेबल राइट इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जो प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट हो रही हैं इक्विटी कोर्ट में, उसमें कोई ना कोई इक्विटेबल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई इक्विटेबल राइट नहीं है तो आप वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट इक्विटी कोर्ट में लेकर ना जाएं। नंबर 3 जो है, मैक्सिम कैन नॉट बी रिलाइड ऑन टू ग्रांट एन ऑर्डर अगेंस्ट पर्सन व्हेन सच विल वायलेट लीगल रूल्स ऑफ अनदर कंट्री। ये मैक्सिम जो है वो क्या करेगा, कैन नॉट बी रिलाइड ऑन टू ग्रांट एन ऑर्डर अगेंस्ट पर्सन, ये कोर्ट्स को रोक देगा कोई ऐसा ऑर्डर देने से पर्सन के खिलाफ जो कि किसी और कंट्री के रूल्स की वायलेशन कर दे, यानी किसी और कंट्री के रूल्स की अगर वायलेशन होगी तो ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। नंबर 4, द मैक्सिम विल नॉट बी रिलाइड अपॉन टू ग्रांट एन ऑर्डर which would not be enforceable since equity does not act in vain। इक्विटी वेन में एक्ट नहीं करती, यानी इक्विटी का काम ये नहीं है कि वो कुछ ना करे फजूल में, मतलब एक्ट इन वेन का क्या मतलब है, बहुत इजी है कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो वो एक ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, वो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देगा जो मतलब है जिसको इन्फोर्स ना करवाया जा सके। अगर एनफोर्समेंट नहीं हो सकती तो फिर इक्विटी वहाँ पर एक्ट भी नहीं करेगी, ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं देगी जिसको एक्ट एनफोर्स ना करवाया जा सके, क्योंकि इक्विटी डज नॉट एक्ट इन वेन। नंबर 5 जो है वो क्या है, नो एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट इफ प्रोसीडिंग्स वर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द फॉरेन कोर्ट परटेनिंग द प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि किसी फॉरेन कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं तो फिर क्या होगा, नो एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट, ठीक है। फिर किसी और कंट्री में कोर्ट्स के हैं वो तो ना तो जुरिस्डिक्शन अज्यूम करेंगी ना एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट करवाएंगी। अगर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग है किसी फॉरेन कोर्ट में तो फिर उसी कोर्ट में वो रहेंगी, ये नहीं कि किसी और कंट्री में अगर कोई जजमेंट उसके बाद आ गई है तो उसको इन्फोर्स करवाया जाएगा, नो। अगर पेंडिंग है तो पहले वो पहले वाला ही सॉल्व हो गया जाएगा, बाद में कोई ऑर्डर इन्फोर्स नहीं करवाया जाएगा किसी और कंट्री में। तो इसमें आगे हम फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं केसेस की। नंबर 1 जो केस है हमारे पास नॉरिस वर्सेस चैम्बर्स का केस है। नंबर 2 जो है पेन वर्सेस बाल्टीमोर। नंबर 3 एविंग वर्सेस और एविंग। नंबर 4 रिचर्ड वेस्ट एंड पार्टनर्स। इन केसेस को आप सर्च भी कर सकते हैं, इनके बारे में मज़ीद और लिख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि नॉरिस वर्सेस चैम्बर्स के केस में क्या था। लॉर्ड कैंपबेल स्टेटेड दैट अ कोर्ट ought not give an order which is not applicable without the intervention of foreign court, as it would be considered brutum fulmen, an empty threat. Similarly, a court should not give an order if it will be seen to violate the legal rules of another country. इस केस में ये कहा गया, लॉर्ड कैंपबेल ने कहा था कि ये हेल्ड किया था कि कोर्ट जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देगी जिसमें हमें किसी फॉरेन कोर्ट की ज़रूरत पड़े मदद की, क्योंकि वो अगर इंटरवेन कर रही है फॉरेन कोर्ट तो फिर अगर पहले वाली कोर्ट जो भी फैसला दे रही है उसको एनफोर्स करवाना क्या है, एम्प्टी थ्रेट है, ठीक है, विदाउट, क्योंकि जब तक फॉरेन कोर्ट असिस्ट नहीं करेगी वो ऑर्डर क्या है, एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। चूँकि वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता तो इट वुड बी कंसिडर्ड ब्रूटन फुलमैन एंड एम्प्टी थ्रेट, खाली धमकी इसको माना जाएगा। तो लॉर्ड कैंपबेल ने क्या कहा, दैट अ कोर्ट ought not give an order which is not applicable without the intervention of foreign court, as it would be considered brutum fulmen and empty threat। ब्रूटम फुलमन ये आपने याद रखना है, ये लैटिन का वर्ड है, आई थिंक इसका मतलब है एम्प्टी थ्रेट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी लॉर्ड कैंपबेल ने क्या कहा। लॉर्ड कैंपबेल ने इस केस में यही कहा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर कोर्ट नहीं देगी जिसमें फॉरेन कोर्ट इंटरवेन करे और जिसमें जो है वो ऑर्डर एनफोर्स
ना करवाया जा सके या एप्लीकेबल ना करवाया जा सके, क्योंकि ये एक ब्रूटम फुलमन कंसीडर होगी, एम्प्टी थ्रेट कंसीडर होगी। सिमिलरली अ कोर्ट शुड नॉट गिव एन ऑर्डर इफ इट विल बी सीन टू वायलेट द लीगल रूल्स ऑफ अनदर कंट्री। ठीक हो गया। फिर है पेन वर्सेस बाल्टीमोर। इसमें कहा गया regard an order of specific performance granted to the plaintiff who brought a boundary dispute case to an English court, yet the land was in Baltimore, Maryland in the USA. The parties to the dispute were English and both lived in England. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पार्टीज़ इंग्लैंड में थी, प्रॉपर्टी यूएसए में थी, मैरीलैंड में। तो कोर्ट ने फिर भी क्या किया, उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ को ग्रांट कर दी। बेशक को प्रॉपर्टी वहाँ पर नहीं थी, चूँकि पार्टीज़ उधर थी, इसलिए कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन अज्यूम की और उनको स्पेसिफिक ऑर्डर परफॉर्मेंस का रेमेडी प्रोवाइड कर दी प्लेंटिफ को। फिर है एविंग वर्सेस और एविंग। सम प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट लाइड इन इंग्लैंड एंड सम इन स्कॉटलैंड। ठीक है, इसमें भी यही था कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो था वो इंग्लैंड में था और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इंग्लैंड में थी और पार्टी स्कॉटलैंड में थी। तब भी क्या है, कोर्ट ने उनको रेमेडी प्रोवाइड कर दी थी। रिचर्ड वेस्ट एंड पार्टनर्स इनवर्नेस स्टडी, ये आपने देख लेना है केस। उम्मीद है आपको इस मैगज़ीन की समझ आ गई होगी। पहले जो है इक्विटी में और जो है लॉ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे। तो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस था जिसमें ये कहा गया इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी एंड कॉमन लॉ इक्विटी शैल प्रिवेल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे मैगज़ीन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।